दोस्तों नमस्कार। आपके अपने चैनल घटना चक्र नॉलेज पर आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम फिर से लेकर उपस्थित हैं घटना चक्र पूर्वावलोकन द्वारा जो हमारी रेलवे की बुक है उसका सल्यूशन लेकर, जिसमें हम पिछले वर्षों में बार बार पूछे हुए प्रश्नों पर चर्चा करते हैं। जैसे कि प्रश्न ग्रुप डी, एनटीपीसी, एएलपी जो सन 2000 के बाद में जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं उनमें से जो प्रश्न पूछे गए हैं उन्हीं प्रश्नों पर हम चर्चा करते हैं और रोज़ 50 प्रश्नों पर व्याख्या सहित देखते हैं। और इस क्लास को आप रेलवे के अलावा यदि और जहां पर भी साइंस पूछी जाती है तो उसके लिए आप इस क्लास को ले सकते हैं। तो देखते हैं, शुरुआत करेंगे हम पहले प्रश्न से। तो आज का पहला प्रश्न है हमारा, सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। 0 डिग्री सेल्सियस बराबर फ़ारेनहाइट में इसका मान क्या होगा, यानी कि 0 डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में कितना मान रखते हैं। तो इसका सही उत्तर यहाँ पर देखें, ए 180, बी 23, सी 273, डी 32। तो यहाँ पर इस ऑप्शन के अनुसार देखें तो हो जाएगा 0 डिग्री सेल्सियस बराबर 32 फ़ारेनहाइट होता है। तो यहाँ पर हम 32 फ़ारेनहाइट रख देंगे। और इसको फार्मूले में यदि देखना चाहें तो आप यहाँ पर फार्मूले में भी देख सकते हैं कि सेल्सियस तथा फ़ारेनहाइट ताप पैमाने पर जल का हिमांक क्रमशः 0 डिग्री सेल्सियस तथा 32 फ़ारेनहाइट लिया गया है। सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में निम्न संबंध है, यानी कि F-32/9 बराबर C/5 आप रखकर इससे निकाल सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है, किसी पदार्थ को एक अवस्था से दूसरी अवस्था में कैसे परिवर्तित किया जा सकता है। ए इलेक्ट्रोलाइट का प्रयोग कर, बी दाब बढ़ाकर, सी ऊष्मीय मान को अवशोषित और विकिरित कर, डी अम्ल और क्षार का प्रयोग कर। तो यहाँ पर इन चार ऑप्शनों में से इसका सही उत्तर देखा जाए तो हो जाएगा सी ऊष्मीय ऊर्जा को अवशोषित और विकिरण कर। अगला प्रश्न या इसकी व्याख्या को देखेंगे एक बार। यह पदार्थ का अवस्था परिवर्तन एक स्थिर ताप पर होता है। इस क्रिया में ऊष्मा का स्थानांतरण, अवशोषण अथवा विकिरण होता है, जैसे बर्फ का पिघलना। इस क्रिया में बर्फ द्वारा अपने गलनांक 0 डिग्री सेल्सियस पर ऊष्मा बाह्य वातावरण से अवशोषित की जाती है, जो बर्फ का ताप न बढ़ाकर इसे पिघलाने में खर्च होती है। ठीक इसके विपरीत जल द्रव रूप से हिम बर्फ में अपने हिमांक 0 डिग्री सेल्सियस पर बाह्य वातावरण की ओर विकिरित या रेडिएट करके बिना ताप परिवर्तन के परिवर्तित हो जाता है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, वायुमंडलीय दाब पर 1 किलोग्राम ठोस को इसके गलनांक बिंदु पर तरल अवस्था में बदलने के लिए आवश्यक ऊष्मीय ऊर्जा की राशि क्या है। ए द्रवण की गुप्त ऊष्मा, बी गलनांक बिंदु, सी वाष्पन की गुप्त ऊष्मा, डी क्वथनांक बिंदु। तो यहाँ पर इन चारों ऑप्शनों में से इसका सही उत्तर देखा जाए तो हो जाएगा ए द्रवण की गुप्त ऊष्मा। देखते हैं अगले प्रश्नों को या इसकी व्याख्या को देखने के सबसे पहले। किसी ठोस वस्तु का द्रव अवस्था में परिवर्तन एक स्थिर ताप पर होता है, जिसे ठोस गलनांक कहते हैं। गलनांक पर किसी वस्तु को दी गई ऊष्मा वस्तु को पिघलाने में खर्च होती है, न कि इसका ताप बढ़ाने में, अतः इसे द्रवण की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। अगला प्रश्न। अगले प्रश्न यहाँ कुछ वन लाइनर के रूप में दिए गए हैं और उसके बाद में हम फिर से MCQ के माध्यम से करेंगे।
तो देखते हैं पहले जो प्रश्न दिए गए हैं यहाँ पर पॉइंट वाइज। कोल्ड स्टोरेज के निर्माण में मोटी ईंट का दीवार का प्रयोग किया जाता है क्योंकि ताप की कुचालक होती है। यानी कि कोल्ड स्टोरेज में जो दीवारें बनाई जाती हैं, मोटी दीवारें इसलिए बनाई जाती हैं, ताप की कुचालक होती हैं, इसलिए मोटी दीवारों का प्रयोग किया जाता है। अगला पॉइंट है भूमध्य रेखा पर रहने वाले व्यक्ति को 1 वर्ष की अवधि में सर्वाधिक ऊष्मा की अनुभूति होगी। यानी कि जो लोग भूमध्य रेखा पर रहते हैं 1 वर्ष की अवधि में सर्वाधिक ऊष्मा की अनुभूति होती है। अगला पॉइंट देखते हैं अगला पॉइंट है साइक्लोट्रॉन आवेशित कण त्वरक है जो आवेशित कणों को उच्च ऊर्जा से त्वरित कर सकता है। अगला पॉइंट ब्रह्मांड के प्रत्येक पिंड एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। वस्तुओं के बीच यह आकर्षण बल गुरुत्वाकर्षण बल कहलाता है। अगला पॉइंट पृथ्वी के वायुमंडल से परे खाली जगह से सूरज की ऊष्मीय ऊर्जा की मात्रा को विकिरण के रूप में जाना जाता है। यानी कि पृथ्वी के वायुमंडल से परे खाली जगह से सूरज की ऊष्मीय ऊर्जा की मात्रा को विकिरण के रूप में जाना जाता है। अगला पॉइंट देखते हैं अगला पॉइंट है एक इलेक्ट्रिक केतली में पानी चालन के कारण गर्म होता है। जैसे कि आप किसी केतली में पानी गर्म करने के कारण रखते हैं तो उसमें पानी किस क्रिया द्वारा गर्म होता है, तो वह चालन होता है, चालन क्रिया द्वारा। अगला पॉइंट जल की विशिष्ट ऊष्मा 1 कैलोरी प्रति ग्राम सेंटीग्रेड है। जल की विशिष्ट ऊष्मा 1 कैलोरी प्रति ग्राम सेंटीग्रेड है। अगला पॉइंट झारखंड में स्थित मैथन जल विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करता है। अगला पॉइंट समुद्र तल पर वायुमंडलीय दाब 760 mmHg है। अगला पॉइंट फ़ारेनहाइट पैमाने में शुद्ध जल का क्वथनांक 212 डिग्री होता है। अगला पॉइंट दिया गया है फ़ारेनहाइट पैमाने में शुद्ध जल का क्वथनांक 212 डिग्री होता है। अगला पॉइंट ग्रीष्म ऋतु में धूल भरी आंधियाँ तापमान को बहुत अधिक बढ़ाती हैं। अगला पॉइंट यदि पृष्ठीय क्षेत्रफल घटा दिया जाए तो पृष्ठ पर कार्यरत दाब बढ़ जाएगा। यदि पृष्ठीय क्षेत्रफल घटा दिया जाए तो पर ताप या पृष्ठ पर कार्यरत दाब बढ़ जाएगा। अगला पॉइंट जब नैदानिक थर्मामीटर को उबलते हुए जल में रखा जाता है तो कभी कभी यह फट जाता है क्योंकि नैदानिक थर्मामीटर मानव शरीर के ताप का केवल लघुपरास पढ़ने के लिए होता है और बहुत उच्च ताप होने पर यह फट जाता है। अगला पॉइंट अत्यधिक शीत ऋतु में पहाड़ों पर पानी की पाइप लाइन फट जाती हैं क्योंकि पाइप में पानी जमने पर फैल जाता है। यानी कि अधिक ठंड होने के कारण पानी के अंदर या पाइप के अंदर जो पानी जमा होता है वह बर्फ़ के रूप में बढ़ जाता है और बर्फ़ का आयतन पानी के आयतन से ज़्यादा होता है, इसलिए पाइप फट जाते हैं। अगला पॉइंट पॉलीथीन का गलनांक 105-135 डिग्री सेल्सियस तक होता है। अगला पॉइंट वायु का विशिष्ट ताप वायु के घनत्व के बढ़ने के साथ बढ़ता है। अगला पॉइंट साधारण मिट्टी के पात्रों में रखा गया पानी शीतल रहता है क्योंकि छिद्रों से पानी निकलते हुए वाष्पित
होता रहता है। यानी कि साधारण मिट्टी के पात्रों में या मटकों में जो पानी रखा रहता है वह ठंडा रहता है, कारण छिद्रों से पानी निकलते हुए वाष्पित होता रहता है। अगला पॉइंट है, प्रति यूनिट क्षेत्रफल पर कार्यरत बल को दाब कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। अगला पॉइंट है, हेमेटाइट लोहे का अयस्क है। कौन सा अयस्क है? हेमेटाइट लोहे का अयस्क है। अगला पॉइंट है, दाब में वृद्धि होने के साथ द्रव के क्वथनांक में वृद्धि हो जाती है। अगला पॉइंट है, 100 डिग्री सेल्सियस पर संतृप्त जलवाष्प का दाब पारा 760 मिमी दाब के बराबर होता है। अगला पॉइंट, अगले जो प्रश्न है यहाँ पर पूछे गए हैं, प्रकाश एवं ध्वनि एवं कंपन के द्वारा ए लोकप्रिय श्रेणी ऑनलाइन परीक्षा प्रारंभिक एवं मुख्य 2016-17 तथ्यात्मक प्रारूप। तो यहाँ पर हम तथ्य के रूप में थोड़े से और प्रश्न हैं उनको देखेंगे, उसके बाद में हम एमसीक्यू पर चर्चा करेंगे। निर्वात में प्रकाश की चाल लगभग कितनी होती है? तो निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। अगला पॉइंट है, प्रकाश एक साल में कितने किलोमीटर यात्रा कर सकता है? तो 10 ट्रिलियन यात्रा कर सकता है एक वर्ष में। अगला प्रश्न है, निर्वात में एक माध्यम में प्रकाश की गति के अनुपात को क्या कहा जाता है? तो निर्वात में एक माध्यम में प्रकाश की गति के अनुपात को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहा जाता है। अगला पॉइंट, जिस सामग्री से रोशनी या लाइट पारित हो सके को क्या कहते हैं? तो कहते हैं उसे ट्रांसपेरेंट। यानी कि जैसे कि यह एक शीशा रखा हुआ है और इस तरफ से रोशनी डाली जाती है और इस तरफ वह आर पार दिखाई देती है, तो उसको क्या कहते हैं? ट्रांसपेरेंट। अगला पॉइंट, हरा, नीला, लाल एवं बैंगनी में से किस रंगीन प्रकाश की आवृत्ति सबसे कम है? तो सबसे कम आवृत्ति हो जाएगी लाल रंग की। अगला पॉइंट, किस रंग की तरंग दैर्ध्य सबसे कम होती है? तो बैंगनी रंग की तरंग दैर्ध्य सबसे कम होती है। अगला पॉइंट देखते हैं, उत्तल दर्पण का प्रयोग किसमें किया जाता है? तो उत्तल दर्पण का प्रयोग वाहनों में रियर व्यू मिरर होता है। यानी कि जो ड्राइवर की सीट के पास में शीशा लगा होता है वह उत्तल दर्पण का लगा होता है। अगला पॉइंट, वाहनों में अपनी व्यापक दृष्टि के लिए कौन सा दर्पण पीछे देखने के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो हो जाएगा कॉन्वेक्स। अगला पॉइंट, बाईफोकल लेंस का आविष्कार किसने किया था? तो बाईफोकल लेंस का आविष्कार बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया था। अगला पॉइंट, कॉन्टैक्ट लेंस सामान्य रूप से किससे बनते हैं? तो कॉन्टैक्ट लेंस सामान्य रूप से हाइड्रोजेल से बनते हैं। अगला पॉइंट है, लेंस के पावर को किसमें मापा जाता है? तो लेंस के पावर को डायोप्टर में मापा जाता है। अगला पॉइंट है, सामान्य आँख के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए? तो सामान्य आँख के लिए न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर होनी चाहिए। अगला पॉइंट है, एक चम्मच जो टेढ़ा दिखता है किसका उदाहरण है? तो एक चम्मच जो टेढ़ा दिखाई देगा या पानी में जो लोहे की छड़ या कोई भी छड़ डाली जाए वह टेढ़ी दिखाई देती है, किसके कारण? अपवर्तन के कारण। अगला प्रश्न या अगला पॉइंट,
हमें घास का रंग हरा दिखाई देता है क्योंकि यह हरे रंग के प्रकाश को वापस हमारी आँखों पर परावर्तित करती है। अगला पॉइंट है 2। प्राथमिक रंग लाल और नीले के मिश्रण से कौन सा सेकेंडरी रंग प्राप्त होता है? तो हो जाएगा मेजेंटा। अगला पॉइंट है प्राथमिक रंग कौन से हैं? लाल, हरा और नीला प्राथमिक रंग हैं और इन्हीं रंगों के मिश्रण से ही अन्य सभी रंगों को बनाया जाता है। आगे देखते हैं अगले पॉइंट की तरफ। अगला पॉइंट है हीरे की चमक को किसका योगदान नहीं है? तो हीरे की चमक का निम्न अपवर्तनांक सूचकांक लो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। किन मामलों में पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो सकता है? जब आपतन कोण क्रांतिक कोण से अधिक हो, जब प्रकाश प्रवेश करे किसमें? हीरे से हवा में, तब आंतरिक परावर्तन हो सकता है। अगला पॉइंट देखते हैं। सूरज की रोशनी को उसके संघटक रंगों में कौन विभाजित कर सकता है? तो सूरज की रोशनी को उसके संघटक रंगों में अपवर्तन विभाजित कर सकता है। अगला पॉइंट है सूर्य को देखने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो उसके लिए हेलियोस्कोप का प्रयोग किया जाता है। अगला पॉइंट है रेले ने दिखाया कि बिखरे हुए प्रकाश की तीव्रता डैश तरंगदैर्घ्य के डैश पावर के साथ किस अनुपात में होती है? तो यहाँ पर पहले तीव्रता में भरेंगे प्रतिलोमत और प्रतिलोमत तरंगदैर्घ्य के चौथे, यहाँ पर हम चौथे वर्ड का प्रयोग करेंगे, चौथे, और यहाँ पर प्रतिलोमत भरेंगे के साथ किस अनुपात में होती है? तो चौथे अनुपात में होती है। आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है हमारा वास्तविक सूर्योदय से 2 मिनट पहले सूर्य दिखना और वास्तविक सूर्यास्त के लगभग 2 मिनट बाद तक सूर्य दिखने के कारण के लिए किसे जिम्मेदार ठहराया जा सकता है? तो सही उत्तर हो जाएगा वायुमंडलीय अपवर्तन। अगला पॉइंट है टिंडल प्रभाव प्रकाश किस रूप से संबंधित है? तो टिंडल प्रभाव प्रकाश के प्रकीर्णन से संबंधित है। अगला प्रश्न है या अगला पॉइंट है हमारा सूर्य की रोशनी में हरे रंग का दिखाई देने वाला एक कपड़ा लाल रोशनी में देखे जाने पर काले रंग का दिखाई देना क्यों शुरू होता है? क्यों शुरू होता है? कपड़ा लाल रंग की तरह तरंग आयाम को पूर्णतः अवशोषित कर लेता है, इसलिए यह ऐसा दिखाई देता है। अगला पॉइंट है ध्वनि तरंगे किस प्रकार की होती हैं? तो ध्वनि तरंगे अनुदैर्ध्य प्रकार की होती हैं। अगला पॉइंट हमारा आयाम तरंगदैर्घ्य माध्यम एवं आकृति से क्या तरंग की विशेषता नहीं है? तो इसमें माध्यम तरंग की विशेषता नहीं है। अगला पॉइंट देखते हैं ध्वनि तरंगे किसमें यात्रा नहीं कर सकती हैं? तो ध्वनि तरंगे खाली स्थान यानी कि निर्वात में यात्रा नहीं कर सकती हैं। कहाँ कर सकती हैं? ठोस में, द्रव में, जल में, वायु में, इन सभी में ध्वनि तरंगे यात्रा कर सकती हैं। खाली स्थान यानी कि निर्वात में यात्रा नहीं कर सकती हैं। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला पॉइंट ध्वनि को मापने के लिए कौन से एकक या यूनिट का उपयोग किया जाता है? तो ध्वनि को मापने के लिए डेसिबल का उपयोग किया जाता है। अगला है डॉक्टरों द्वारा ठोस वस्तुओं को भेदने हेतु एवं हवाई अड्डों में किस तरंग का प्रयोग किया जाता है? तो एक्सरे तरंग का प्रयोग किया एक्सरे में।
डॉक्टरों द्वारा ठोस वस्तुओं को भेदने एवं हवाई अड्डों में किस तरंग का प्रयोग होता है? एक्सरे तरंग का। अगला पॉइंट देखते हैं। जोर से निकलने वाली आवाज़ और अनिमेष आवाज़ का कारण क्या है? तो हो जाएगा उच्च आवृत्ति। अगला पॉइंट, सोनार का पूरा नाम क्या है? तो साउंड नेविगेशन एंड रैंगिंग सोनार का पूरा नाम है। अगला पॉइंट देखते हैं, क्योंकि यह यहाँ पर देखें अगर तो यह फुल फॉर्म के रूप में पूछा जाता है कि सोनार का फुल फॉर्म बताइए, तो इसका सही उत्तर है साउंड नेविगेशन एंड रैंगिंग। अगला पॉइंट यहाँ पर, द्वितीय विश्व युद्ध में दुश्मन की पनडुब्बियों को ट्रैक करने के लिए विकसित प्रौद्योगिकी कौन सी थी? तो यह विकसित प्रौद्योगिकी सोनार थी। द्वितीय विश्व युद्ध में दुश्मन की पनडुब्बियों को ट्रैक करने के लिए। अगला पॉइंट है, शब्द रडार किससे व्युत्पन्न है? तो शब्द रडार रेडियो डिटेक्शन एंड रैंगिंग, और इसका भी कई बार एग्जामों में फुल फॉर्म पूछा गया है कि रडार का फुल फॉर्म बताइए, तो इसका रेडियो डिटेक्शन एंड रैंगिंग सही उत्तर है। अगला पॉइंट देखते हैं, इंफ्रारेड किरणें क्या हैं? तो इंफ्रारेड किरणें विद्युत चुम्बकीय तरंगें हैं। अगला पॉइंट, दृश्य प्रकाश एक्सरे पराबैंगनी किरणें एवं रेडियो तरंगों में से किस प्रकार की किरणें पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश नहीं कर पाती हैं? तो हो जाएगा हमारा एक्सरे, जो पृथ्वी को प्रवेश नहीं कर पाती हैं। अगला पॉइंट देखते हैं, पूर्ण द्वैध संचार चैनल का एक उदाहरण कौन सा है? तो हो जाएगा टेलीफोन की बातचीत। अगला पॉइंट, वॉकी टॉकी किस संचार चैनल का एक उदाहरण है? तो वॉकी टॉकी हाफ डुप्लेक्स का एक उदाहरण है। नियर फील्ड कम्युनिकेशन यानी कि NFC किस पर आधारित है? तो हो जाएगा कम दूरी के उच्च आवृत्ति वायरलेस संचार पर। अगला पॉइंट या अगला प्रश्न यहाँ से हमारे फिर से MCQ स्टार्ट होते हैं, तो देखते हैं। नंबर 1, प्रकाश के लिए निम्नलिखित कथनों में से कौन सा गलत है? ए, वह ध्वनि की गति से अधिक तीव्रता से चलता है। बी, वह निर्वात में से गुजर सकता है। सी, वह निर्वात में से नहीं गुजर सकता है। डी, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि कौन सा गलत है, तो गलत हो जाएगा सी, वह निर्वात में से गुजर नहीं सकता है। और बात जब प्रकाश की करें तो प्रकाश निर्वात से गुजरता है। और इसके अलावा वह ध्वनि की गति से अधिक तीव्र से चलता है, बिल्कुल सही है। वह निर्वात में से गुजर सकता है, तो यह सही है। इस प्रकार हमारा सी वाला गलत हो जाएगा। आगे देखते हैं इसकी व्याख्या को। प्रकाश के चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, अतः यह निर्वात में भी गुजर सकता है। निर्वात में प्रकाश की चाल अधिकतम 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रकाशीय गेज निम्नलिखित सिद्धांत पर कार्य करता है। तो प्रकाशीय गेज ए, परावर्तन पर। बी, प्रकीर्णन पर। सी, ध्रुवण पर। डी, व्यतिकरण पर। तो इसका सही उत्तर यहाँ पर देखा जाए कि प्रकाशीय गेज किस पर कार्य करता है, तो सही उत्तर हो जाएगा हमारा ए, परावर्तन पर कार्य करता है। आगे देखते हैं इसके सॉल्यूशन को। प्रकाशीय गेज परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है।
प्रकाश के चिकने पृष्ठ से टकराकर लौटने की घटना को परावर्तन कहते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। जब प्रकाश की किरण प्रकाशता सघन माध्यम से विरल माध्यम की तरफ जाती है तो वह ए अविचलित रहती है, बी नॉर्मल की ओर मुड़ती है, सी नॉर्मल से दूर मुड़ती है, डी इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर इसका सही उत्तर देखें तो हो जाएगा हमारा सी नॉर्मल से दूर मुड़ती है। देखते हैं इसके व्याख्या पर एक बार नज़र डालेंगे हम। जब प्रकाश की कोई किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वह अभिलंब से एक तरफ झुक जाती है, इसी को अपवर्तन कहते हैं। जब प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तब वह अभिलंब यानी कि नॉर्मल की तरफ झुकती है, परंतु जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो नॉर्मल से दूर मुड़ जाती है। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, सूखा बालू चमकीला क्यों दिखाई देता है जबकि गीला बालू द्युतिहीन होता है? ए यह एक प्रकाशीय भ्रम है, बी इसका कारण परावर्तन है, सी इसका कारण अपवर्तन है, डी इसका कारण पारेषण है। तो यहाँ पर इन चार ऑप्शनों में से इसका सही उत्तर देखें कि सूखा बालू चमकीला क्यों दिखाई देता है जबकि गीला बालू द्युतिहीन होता है। तो इसका मुख्य कारण हो जाएगा बी इसका कारण परावर्तन है। देखते हैं इसकी व्याख्या को। सूखे बालू पर पड़ने वाली किरणें परावर्तित होती हैं जिससे यह चमकीला दिखाई देता है, जबकि गीला बालू प्रकाश किरणों को अवशोषित कर लेता है, अतः यह द्युतिहीन हो जाता है, यह भद्दा दिखाई देता है। अगला प्रश्न है, मछुआरे को तालाब के किनारे मछली को भाले से मारने की कोशिश में उसे क्या करना चाहिए? ए मछली के नीचे ध्यान लगाना चाहिए, बी सीधे मछली पर ध्यान लगाना चाहिए, सी मछली के ऊपर ध्यान लगाना चाहिए, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर यहाँ इन चार ऑप्शन में से देखें कि मछुआरे को तालाब के किनारे मछली को भाले से मारने की कोशिश में उसे क्या करना चाहिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मछली के नीचे ध्यान लगाना चाहिए। देखते हैं इसकी व्याख्या को एक बार। जल के अंदर की मछली अपवर्तन के कारण अपनी वास्तविक गहराई से कुछ ऊपर उठी हुई प्रतीत होती है, अतः मछुआरे को मछली मारने की कोशिश में ध्यान मछली के नीचे लगाना चाहिए। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, किसी स्वच्छ जल वाले तालाब की आभासी गहराई वास्तविक गहराई से कम दिखती है, इसका कारण है? ए अपवर्तन, बी परावर्तन, सी जल की पारदर्शिता, डी विसरण, सी इनमें से कोई नहीं। तो इन चार ऑप्शनों में से इसका सही उत्तर देखें तो हो जाएगा अपवर्तन। किसी स्वच्छ जल वाले तालाब की आभासी गहराई वास्तविक गहराई से कम दिखती है, इसका कारण अपवर्तन होता है। देखते हैं इसकी व्याख्या को एक बार। किसी समान माध्यम में प्रकाश किरणें एक सीध में संचरित होती हैं, लेकिन जब प्रकाश विभिन्न घनत्व वाले एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो यह अपने एक रेखीय पथ से विचलित हो जाता है। प्रकाश का इस प्रकार एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करते समय उनकी सीमा पर अपने रेखीय पथ से विचलित होना ही प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। स्वच्छ जल के तालाब की सतह भी
अपवर्तन के कारण कुछ ऊपर उठी हुई दिखाई देती है। यदि जल में पड़ी हुई किसी वस्तु की आभासी गहराई दी गई हो तो इस आभासी गहराई में जल के अपवर्तनांक से गुणा करके वास्तविक गहराई की गणना की जा सकती है। यदि किसी मछली की आभासी गहराई 3 मीटर है तो सतह से उसकी वास्तविक गहराई 3 इंटू 4/3 बराबर 4 मीटर है, जहाँ 4/3 जल का अपवर्तनांक है। यानी कि जो 3 मीटर की गहराई है वह हमें 4 मीटर की दिखाई देती है। इसे अपवर्तन कहते हैं। अगला प्रश्न, किस गुणधर्म के कारण पानी से भरे बर्तन में डुबोई गई छड़ी मुड़ी हुई प्रतीत होती है? ए, परावर्तन के कारण। बी, न्यूटन की गति के नियम। सी, अपवर्तन। डी, उत्प्लावन। तो यहाँ पर सही उत्तर देखें कि किस गुणधर्म के कारण पानी से भरे बर्तन में डुबोई गई छड़ी मुड़ी हुई प्रतीत होती है। तो सही उत्तर हो जाएगा अपवर्तन के कारण। देखेंगे यहाँ पर इसकी व्याख्या को। पानी में डूबी हुई छड़ी अपवर्तन के कारण मुड़ी हुई प्रतीत होती है। वस्तुतः अपवर्तन वह घटना है जिसके कारण प्रकाश के एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर उसकी किरणें मुड़ जाती हैं। जब प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करता है तब उसकी किरण अभिलंब की ओर और सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करने पर अभिलंब से दूर की ओर मुड़ जाती है। डूबी हुई छड़ी की दिशा में हमारी आँख पानी से बाहर आती है किरणों को देखती है जो अभिलंब से दूर भागती और छड़ी मुड़ी हुई प्रतीत होती है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, किसी पात्र में द्रव की किसी मात्रा की आभासी गहराई 15 सेंटीमीटर है। यदि किसी वास्तविक गहराई 20 सेंटीमीटर हो तब द्रव का अपवर्तनांक होगा। तो यहाँ पर इसका सही उत्तर देखा जाए तो हो जाएगा डी, 1.33 अपवर्तनांक हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। या इसके व्याख्या को अगर देखना चाहें आप, द्रव का अपवर्तनांक बराबर यानी कि 1n2 बराबर h1/h2 क्या होता है? वास्तविक गहराई बटे आभासी गहराई। वास्तविक गहराई कितनी दिख रही है? 20 बटे आभासी गहराई कितनी है? 15। इन दोनों को जब हम काटेंगे तो हमारा निकल कर आ जाएगा 1.33। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, तड़ित की चमक उसकी गर्जन सुनाई देने से पहले देखने में आती है क्योंकि ए, तड़ित गर्जन से अधिक निकट होती है। बी, प्रकाश निर्वात के जरिए गुजर सकता है। सी, प्रकाश की गति ध्वनि की गति से अधिक होती है। डी, ध्वनि की गति प्रकाश की गति से अधिक होती है। तो इसका सही उत्तर यहाँ पर देखा जाए तो हो जाएगा हमारा सी, प्रकाश की गति ध्वनि की गति से अधिक होती है। आगे बढ़ते हैं और देखेंगे इसकी व्याख्या को। प्रकाश की गति ध्वनि की गति से अधिक होती है, अतः तड़ित की चमक पहले तथा गर्जन बाद में सुनाई देती है। जब कभी आप बारिश होने पर बिजली चमक रही हो तो आप बिजली चमकने की चमक आप पहले देखेंगे और उसके बाद में 10 सेकंड 15 सेकंड के बाद में आप गर्जना की आवाज़ सुनते हैं। तो यहाँ पर कारण यह है कि प्रकाश की गति ध्वनि की गति से अधिक होती है, इसलिए हमें पहले चमक दिखाई देती है और उसके बाद में आवाज़ सुनाई देती है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न, एक उन्नतोत्तर
उन्नतोदर दर्पण के सामने रखी एक सीधी वस्तु का प्रतिबिंब होगा हमेशा। तो कैसा हो जाएगा? तो इन चार ऑप्शनों में से इसका आपको हम सही उत्तर बता दें कि काल्पनिक सीधा और वस्तु से बड़ा। ए। बी में क्या कह रहा है? काल्पनिक सीधा और वस्तु से छोटा। सी। वास्तविक सीधा और वस्तु से बड़ा। डी। वास्तविक सीधा और वस्तु से छोटा। तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा हमारा बी, काल्पनिक सीधा और वस्तु से छोटा। देखते हैं इसकी व्याख्या को एक बार। एक उन्नतोदर दर्पण यानी कि उत्तल दर्पण के सामने रखी एक सीधी वस्तु का प्रतिबिंब हमेशा काल्पनिक सीधा और वस्तु से छोटा बनेगा। इसी कारण उत्तल दर्पण का उपयोग गाड़ी में चालक की सीट के पास के दृश्य को देखने में किया जाता है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। एक अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र से जाने वाली किरण के लिए आपतित कोण होगा। ए 90 डिग्री, बी 0 डिग्री, सी 180 डिग्री, डी 60 डिग्री। यहाँ पर इसका सही उत्तर देखें तो हो जाएगा 0 डिग्री। आगे देखते हैं। दिया है एक अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र से जाने वाली किरण के लिए आपतित कोण 0 डिग्री होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। जब कोई तरंग किसी दर्पण में से परावर्तित होती है तो परिवर्तन आता है उसके ए आयाम में, बी आवृत्ति में, सी तरंगदैर्घ्य में, डी वेग में। तो इन चारों ऑप्शनों में से इसका सही उत्तर देखें तो हो जाएगा ए आयाम में। देखते हैं इसकी व्याख्या को। किसी दर्पण में से परावर्तन के पश्चात तरंग के आयाम में परिवर्तन होता है। तरंग का आयाम बदल जाता है। तरंग की आवृत्ति, तरंगदैर्घ्य व वेग में कोई परिवर्तन नहीं होता है। जब किरण किसी चिकने व चमकदार पृष्ठ पर पड़ती है तो किरण का अधिकांश भाग वापस लौट आता है। इसको परावर्तन कहते हैं। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसके अगले प्रश्न को या इसकी व्याख्या और है थोड़ी सी। परावर्तन की क्रिया आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के बराबर होता है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण ही हीरा चमकता है। चूंकि हीरे का अपवर्तनांक बहुत अधिक 2.4 होने के कारण इसका क्रांतिक कोण 24 डिग्री होता है। अतः जब विशेष रूप से काटे गए हीरे के अंदर प्रकाश पड़ता है तो यह हीरे के पृष्ठ या पृष्ठों पर बार बार परावर्तित होता है। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न देखते हैं। हीरे रात में क्यों चमकते हैं? ए हीरे रेडियोधर्मी हैं इसलिए विकिरण होता है। बी उच्च अपवर्तनांक के कारण प्रकाश की किरणें आंतरिक रूप से परावर्तित होती हैं। सी हीरे चमकते हैं क्योंकि उनमें कुछ मात्राओं में रेडियम होते हैं। डी हीरे चमकते हैं क्योंकि उनमें चतुष्फल की आणविक संरचना है। यहाँ पर इन चार ऑप्शनों में से इसका सही उत्तर देखें तो हो जाएगा बी उच्च अपवर्तनांक के कारण प्रकाश की किरणें आंतरिक रूप से परावर्तित होती हैं। देखते हैं इसकी व्याख्या को। उच्च अपवर्तनांक के कारण प्रकाश की किरणें आंतरिक रूप से परावर्तित होती रहती हैं इसलिए हीरे रात में चमकते हैं। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ।
अगला प्रश्न है, किसी कंपनिक पिंड के अपनी माध्य स्थिति से अधिकतम विस्थापन को क्या कहा जाता है? ए घूर्णन, बी तरंगदैर्घ्य, सी आयाम, डी आवेग। तो इन चारों ऑप्शनों में से देखें, इसका सही उत्तर तो हो जाएगा सी आयाम कहा जाता है। बढ़ते हैं और देखेंगे इसकी व्याख्या को। कंपन करता हुआ कोई पिंड अपनी माध्य स्थिति से अधिकतम जितना विस्थापित होता है उसे आयाम कहते हैं। एक कंपन पूरा करने में लगा समय आवर्तकाल कहा जाता है। एक आवर्तकाल में तरंग द्वारा चली गई दूरी को तरंगदैर्घ्य कहते हैं। एक सेकंड में जितने कंपन होते हैं उसे आवृत्ति कहते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, घूर्णनी मशीनों में गति की दृष्टि से असंतुलित द्रव्यमान उत्पन्न करते हैं। ए शोर, बी घर्षण, सी वियर, डी कंपन। तो यहाँ पर इसका सही उत्तर देखा जाए तो हो जाएगा हमारा डी कंपन। व्याख्या है इसकी, घूर्णन मशीनों में गति की दृष्टि से असंतुलित द्रव्यमान कंपन उत्पन्न करते हैं। अगला प्रश्न है, सामान्यतया कुंजी का प्रयोग दो पुर्जों के बीच किस गति को रोकने के लिए किया जाता है? ए अक्षीय, बी पश्चाग्र, सी घूर्णन, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर यहाँ पर देखा जाए तो हो जाएगा घूर्णन। देखेंगे इसकी व्याख्या को। कुंजी का प्रयोग दो पुर्जों के बीच घूर्णन गति को रोकने के लिए किया जाता है, क्योंकि कुंजी का प्रयोग किसी मशीन को एक स्थान पर बंद या लॉक करने के लिए किया जाता है, जो कि घूर्णन गति को रोकने का कार्य करता है। आगे बढ़ते हैं और देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, मशीन आदि के किसी भी अवयव की श्रांति आयु को सुधारा जा सकता है। ए शार्पनिंग करके, बी पॉलिशिंग करके, सी इलेक्ट्रोलेटिंग करके, डी कोटिंग या अवलेपन करके। तो यहाँ पर इसका सही उत्तर इन चार ऑप्शनों में से देखें तो हो जाएगा ए शार्पनिंग करके। मशीन आदि के किसी भी अवयव की श्रांति आयु को सुधारा जा सकता है शार्पनिंग करके। देखेंगे अगले प्रश्न की तरफ। किसी माध्यम के अपवर्तनांक यानी कि म्यू निर्वात में प्रकाश की गति c और उस माध्यम में प्रकाश की गति v के बीच सही संबंध क्या है? तो यहाँ पर चार ऑप्शन दिए गए हैं, ए बी सी डी, जो जिनमें फार्मूले लिखे हुए हैं। तो इनमें से एक ऑप्शन कौन सा सही है या सही संबंध कौन दर्शाता है? तो यहाँ पर इसका सही उत्तर देखा जाए तो सी हो जाएगा, म्यू बराबर c/v। यह सही संबंध है। आगे देखते हैं इसकी व्याख्या को। किसी माध्यम का अपवर्तनांक निर्वात में प्रकाश की चाल और उस माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात के बराबर होता है। यदि निर्वात में प्रकाश की गति c तथा माध्यम में प्रकाश की गति v है तो उस माध्यम का अपवर्तनांक म्यू बराबर c/v हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, सूक्ष्मदर्शी प्रयुक्त होता है निम्नलिखित के अध्ययन के लिए। ए पास की वस्तुओं, बी छोटी वस्तुओं, सी
छोटी तथा पास की वस्तुओं, डी दूर की वस्तुओं। तो इनमें से इसका सही उत्तर देखें तो हो जाएगा हमारा बी छोटी वस्तुओं। तो यहाँ पर आज हमने एमसीक्यू के माध्यम से 20 प्रश्नों पर चर्चा की और उसके पहले वन लाइनर के रूप में 30 से 40 प्रश्नों पर चर्चा की। तो जहाँ तक 50 से 60 प्रश्नों पर आज हमने चर्चा कर ली है और उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोगों को यह क्लास अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगी तो आप सभी लोग एक बार सेशन को लाइक कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और ज़्यादा से ज़्यादा इस क्लास को शेयर कर देना। तो मिलते हैं फिर अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।